महत्वपूर्ण चैप्टर है सहलग्नता। हम आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं। आनुवंशिकी में सहलग्नता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। सहलग्नता का सामान्य सा अर्थ हम ऐसा समझ ले, हमने मेंडल का तीसरा नियम पढ़ा, स्वतंत्र अफ्यूजन का नियम। स्वतंत्र अफ्यूजन यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। स्वतंत्र अफ्यूजन का नियम ये बताता है कि एक गुण का कारक दूसरे गुण के कारक पर बगैर प्रभाव डाले स्वतंत्र अफ्यूजन होता है युग्मकों के निर्माण के समय। समझ गए? ये हमारे सामान्य इस नियम की एक सामान्य परिभाषा है। लेकिन हम यहाँ पे एक उदाहरण देख ले, जैसे कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। हो सकता है इसका क्रॉस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि लाल फूल और लंबा पौधा, सब लाल फूल और लंबा पौधा। क्योंकि ये दोनों मिक्स हैं, यानी कि प्रभावी अप्रभावी प्रभावी अप्रभावी साथ में है, इसको हम हिमोजाइगस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि अगर इसके गेमिड बने या इसके युग्मक बने तो मेंडल के अनुसार चार युग्मक एक समान बनेंगे, चार प्रकार के। कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। अगर ये चारों युग्मक बनते हैं, इधर भी चारों युग्मक, और इनका आपस में रैंडम क्रॉसिंग होता है, तो हम पहले भी बता चुके हैं 9:3:3:1 इस प्रकार से कितने भी पौधे प्राप्त हों इस प्रकार से प्राप्त होंगे। यानी कि 9 पौधे लाल और लंबे, 3 पौधे लाल और बोने, 3 पौधे सफेद और लंबे और 1 पौधा बोना और सफेद पुष्प वाला होगा। ये एक अनुपात बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सहलग्नता इतना मैंने इसलिए समझाया कि सहलग्नता अब आपके लिए थोड़ी सी सरल पड़ेगी। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, इसको समझना अनिवार्य है। सामान्य भाषा में मैं पहले ऐसा बता दूं कि सहलग्नता की परिभाषा में गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन, चलिए अभी मैंने नहीं बताया, आपको सब जानकारी, फिर भी जो मेंडल साहब के समय के कारक जिनको हम बोलते हैं, आजकल के वैज्ञानिक यानी प्रयोगों के आधार पे आज चूंकि साइंस बहुत डेवलप हो गई, उसी को जीन नाम दिया है। गुणसूत्र पर जीन रैखिक क्रम में लगे होते हैं और जीन बने होते हैं डीएनए के। क्योंकि आज साइंस बहुत डेवलप हो गई है तो अब हम उसको जीन का नाम देते हैं। तो गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन साथ में रहने की, युग्मकों के निर्माण के समय साथ में रहने की प्रवृत्ति रखते हो, वही कहलाती है सहलग्नता। साथ में युग्मकों में प्रवाहित, मतलब मेंडल साहब ने ये कहा था कि एक गुण का कारक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेगा, यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है साथ में। यानी कि उदाहरण में इसी पे दे देता हूं कि अगर लाल पुष्प का गुण सफेद पुष्प के, लाल पुष्प का गुण बोनेपन के बजाय लंबेपन वाले पौधे के गुण के साथ में, कारक के जीन के साथ में जाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि यहाँ इस प्रकार के चारों समान युग्मक नहीं बनेंगे। हो सकता है यही 2 युग्मक ज्यादा बने, यानी कि प्रभावी प्रभावी के साथ, अप्रभावी अप्रभावी के साथ, यानी प्रभाव डाला यहाँ पे कि मैं तेरे साथ में जा रहा हूँ, तेरे साथ में नहीं जा रहा हूँ। इसी घटना को हम सहलग्नता कहते हैं। परिभाषा के आधार पर हम ऐसा बता सकते हैं कि युग्मकों के निर्माण के समय एक गुण का कारक दूसरे गुण के कारक पर प्रभाव डालता है, या इस प्रकार से बता सकते हैं कि सहलग्नता यानी कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीन एक साथ युग्मकों के निर्माण के समय एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसे ही सहलग्नता कहते हैं। और वो जीन जो एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे सहलग्न जीन कहते हैं। इस घटना को सहलग्नता कहते हैं। अब इसको यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने बड़े सही तरीके से इसको समझाया और बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आखिर ये युग्मन प्रतिकर्षण परिकल्पना क्या है।
बैक्सन एवं पुनेट नामक वैज्ञानिक ने स्वीट पी यानी मीठी मटर पर प्रयोग करते हुए यह बताया कि कुछ गुण साथ में रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि जो जीन एक साथ युग्मकों में प्रवाहित होते हैं उस परिकल्पना को उन्होंने युग्मन नाम दिया। अब स्वाभाविक है कि साथ में रहने की प्रवृत्ति होगी तो किसी से दूर के रहने की प्रवृत्ति होगी। एक उदाहरण एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई बोले कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो दुनिया में जरूर उसका कोई न कोई दुश्मन है, उसी के अंगेस्ट या उसी के विपरीत वो बोल रहा है। तो यहाँ युग्मन प्रतिकर्षण का भी यही है कि कोई गुण के जीन साथ में रहने की अगर प्रवृत्ति रखते हैं तो जरूर वो किसी से दूर रहने की प्रवृत्ति भी रखते होंगे, तो उसी का दूसरा रूप होता है प्रतिकर्षण। यानी कि कोई जीन यानी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन दूर रहने की प्रवृत्ति यानी साथ में नहीं जाना है, उसे प्रतिकर्षण कहते हैं। तो स्वीट पी में जो यहाँ पर स्वीट पी यानी मीठी मटर में कुछ ऐसे गुण बैक्सन एवं पुनेट ने देखे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक हमेशा साथ साथ में ही वो प्रवाहित होते हैं, यानी लक्षण उसके साथ में वही आएगा, तो वो युग्मन, यानी ये लक्षण कभी नहीं जुड़ पाते तो वो प्रतिकर्षण। अब आता है हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सहलग्नता के प्रकार। सहलग्नता के प्रकार में मुख्य रूप से सहलग्नता दो प्रकार की होती है, पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण सहलग्नता की हम बात करते हैं, मॉर्गन एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई मक्खी जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर अपना प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में उन्होंने ड्रोसोफिला में सहलग्नता की प्रकार के साथ साथ सहलग्नता को अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि ग्रे शरीर प्लस अवशेषी पंख, ग्रे शरीर और अवशेषी पंख का क्रॉस काले शरीर प्लस पूर्ण पंख या जिसके पंख अच्छे थे, इन दो मक्खियों का, एक मक्खी कैसे थी यहाँ पर ग्रे शरीर और अवशेषी पंख, दूसरी मक्खी कैसे थी काले शरीर और पूर्ण पंख, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सामान्य पंख। ये दो प्रकार की मक्खियां हैं। ठीक, हम याद करो समझने की स्टाइल में कि वैसे ही लाल पुष्प और लंबा पौधा, सफेद पुष्प और बोना पौधा, इस प्रकार से दो गुण लिए कि ग्रे शरीर और अवशेषी पंख और काला शरीर और सामान्य पंख, इनका अगर आपस में क्रॉस कराया तो वही कंडीशन पहले भाग में पहली जो जनरेशन प्राप्त हुई वो इसकी आपस में इस प्रकार से प्राप्त हुई, ग्रे शरीर और पूर्ण या अवशेषी पंख, काले शरीर और पूर्ण या सामान्य पंख। अब अगर कभी इनका आपस में रैंडम क्रॉस कराया तो मेंडल के अनुसार 9:3:3:3:1 आना चाहिए। मतलब कि 9 मक्खियां ऐसी प्राप्त 9 प्रकार की एक अनुपात में, फिर 3 इस प्रकार से, 3 इस प्रकार से और 1 इस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर 7:1:1:1:7, मतलब कि यहाँ पे 46-47% मक्खियां जो होती हैं वो ग्रे शरीर और अवशेषी पंख की आई, फिर 46-47 प्रकार की मक्खियां काले शरीर और सामान्य पंख की आई, 1-2% मक्खियां ही इसके अनुरूप विपरीत आई। इसका सामान्य अर्थ है कि ग्रे शरीर और अवशेषी पंख के जो लक्षण हैं उनके जीन गुणसूत्रों पर पास पास में थे। जब युग्मक का निर्माण हुआ तो क्रॉसिंग ओवर में वो जीन कट नहीं पाते और एक ही युग्मक में चले जाते हैं। ठीक इसका विपरीत काले शरीर और पूर्ण पंख या सामान्य पंख के जीन भी पास पास में थे, इसलिए वो एक ही युग्मक में प्रवाहित हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आने पर जहां 4 प्रकार के सामान्य युग्मक बनना थे उसके बजाय ज्यादा युग्मक इन दो और इन दो युग्मकों के जीनों के कारण बने, इसलिए इस प्रकार की कंडीशन आई। इसे हमने नाम दिया पूर्ण सहलग्नता। अपनी भाषा में करें, अपनी भाषा में बोले तो दोस्ती पक्की।
मतलब किसी भी कंडीशन में हम इस जीन को यहाँ से क्रॉसिंग ओवर में कटने नहीं देंगे। हम साथ में ही रहेंगे, ग्रे शरीर और अवशेषी पंख वाला हम साथ में रहेंगे, काले शरीर और सामान्य पंख के जीन पास पास में हम साथ में ही रहेंगे। हम एक दूसरे से दूसरे युग्मकों में नहीं जाएंगे। ये सहलग्नता यानी मेंडल के तीसरे नियम का पूर्ण रूपेण विचलन है। दूसरी बात अगर हम दे दें अपूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता का उदाहरण हमें मक्का में देखने को मिलता है। आप सबने महसूस किया होगा मक्के का पौधा, भुट्टा सबने खाया है। जब मक्की सूख जाती तो कहीं कहीं आपने ऐसा देखा होगा कि भुट्टे को पूरा छिलने पर पूरे पीले दाने हैं, पर बीच बीच में कहीं का एक आधा लाल दाना आ जाता है। समझ गए, लाल दाना आ जाता है। तो आपको मन में विचार आए कि मैं ऐसे बहुत सारे भुट्टों से लाल लाल दाने इकट्ठे कर लूं और इनको बो दूं तो अगली जनरेशन में मुझे सब लाल लाल मक्की प्राप्त होगी। नहीं होगी। वो किसी कारणवश एक जनरेशन में एक दो बीज में वह जीन इकट्ठी हो गई और जैसे युग्मक बनने में आए वो जीन फिर अलग अलग हो गई, यानी प्रतिकर्षण। ये वाला ड्रोसोफिला में युग्मन, ये वाला प्रतिकर्षण। फिर वो तो हमें वो लाल मक्की बोने पर सभी कोई लाल मक्की के पौधे नहीं प्राप्त होंगे, वापस पीले मक्की। तो ये अपूर्ण प्रभावितता। मतलब यहाँ पे जो मैंने पहले उदाहरण दिया था पूर्ण सहलग्नता में दोस्ती पक्की, लेकिन यहाँ पे उदाहरण क्या दूं, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। यानी कि यहाँ पे अलग अलग समय आने पर ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कि भाई कुछ समय के लिए विकट परिस्थिति आई इसलिए हम इकट्ठे हो गए, पर हमारी कोई दोस्ती पक्की नहीं, हम बाद में अलग हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है सहलग्नता के, जो कि एक सामान्य रूप से मैंने कुछ उदाहरणों से बताया। प्रकृति में, जीवों में, इस अनुवांशिकी में कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। और इसी सहलग्नता में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जीन विनिमय का। जीन विनिमय अलग से मैं बताऊंगा। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का ही तो कमाल है कि दुनिया में 7 अरब व्यक्ति हैं, लेकिन एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। कहीं न कहीं जीन यहाँ से वहां तक कट जाती है और एक नई जनरेशन में थोड़ी सी विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, तो अगले विषय में क्रॉसिंग ओवर पे फिर चर्चा करेंगे।